Today we'll start with the elimination reactions. अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो आपने पहले हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमने किए हैं और न्यूक्लियोफिलिक भी। ठीक है, अब उसके साथ ही पैरेलल एक और कैटेगरी है रिएक्शंस की जो कि चल रही होती है, उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी ऐसा नहीं होता कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं कंटिन्यू हो रहे हैं उसमें 100% आपको सब्स्टिट्यूशन ही प्रोडक्ट मिले, या एलिमिनेशन में आपको 100% ही जो है एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिले। तो दोनों प्रोडक्ट साइड बाय साइड चलती हैं। जब हम कहते हैं कि जी सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन है, तो वो हम इस बुनियाद पर कहते हैं कि आपके पास जो भी रिएक्शन हो रहा है उसमें मेजर प्रोडक्ट क्या है। यानी जिस वक़्त सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रहा होता है, आपके पास 70 to 80 या 90% तक जो है वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होती है, तो 8 to 10% आपके पास उसी रिएक्शन में एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी होती है। क्योंकि तकरीबन वही कंडीशन, तो उसमें कंडीशंस का फ़र्क होता है, लेकिन सबस्ट्रेट मौजूद है, लाइक अटैकिंग ग्रुप मौजूद है। तो अब अटैकिंग ग्रुप जो है अगर तो वो आकर अटैक कर देता है कार्बन के ऊपर, तो फिर तो हमारे पास जो है वो चांसेस हैं ज़्यादा कि सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन कार्बन के अलावा उस मॉलिक्यूल में एक और भी जगह होती है जहाँ पर अटैक होता है, और वो जगह क्या होती है, आपके पास हाइड्रोजन। ठीक है, जो आपके पास जो बीटा हाइड्रोजन है वहाँ पर जब अटैक होता है इनकमिंग ग्रुप का, या आप कह दें कि न्यूक्लियोफाइल का या बेस का, तो जो बीटा हाइड्रोजन पर जब अटैक होता है तो उससे जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट आती है वो आपको एलिमिनेशन प्रोडक्ट कह देती है। तो ये क्लेडन की बुक में से हमारा चैप्टर नंबर 19 है। दीज आर द मेन टॉपिक्स जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने दोबारा से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया कि अगर आप टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास स्ट्रक्चर है टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, और वो अटैक उसके ऊपर अटैक होता है, तो अब इसमें से ब्रोमो ग्रुप जो है वो क्या है, लीविंग ग्रुप है। ठीक है, ये लीव करके चला गया, ये रिएक्शन स्लो है। पहले स्टेज में आपको प्रोडक्ट मिल रही है इस रिएक्शन में टर्शरी कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट में इसके ऊपर अटैक होगा अटैकिंग ग्रुप का, ये आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, और नेक्स्ट में इसके ऊपर अटैक किसका हो रहा है, अटैकिंग ग्रुप क्या है यहाँ पर, H2O या OH नेगेटिव, यानी बेस आप यहाँ पर अटैकिंग ग्रुप के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो इसमें ये लिविंग ग्रुप लीव करके चला गया, आपको ये सिमेट्रिकल प्रोडक्ट मिल रही है जो कि sp2 hybridized है। ठीक है, वेदर अटैक टेक्स प्लेस इन दिस डायरेक्शन और फ्रॉम बैकवर्ड साइड, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलती है टर्शरी ब्यूटानॉल मिलती है, OH ग्रुप आकर उसको रिप्लेस कर देगा, उसकी वो ऑक्यूपाई कर लेगा। आपको 50% जो है वो जो है वो रिसिमिक मिक्सर मिलता है, 50% लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट राइट हैंडेड और 50% लेफ्ट वाली आपको मिलती है। और वो कहते हैं यू वुड आल्सो बी वेस्टिंग योर अल्काइल हैलाइड। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन इफ यू try the substitution reaction with a concentrated solution of sodium hydroxide। अब यहाँ पर जो आपने रिएक्शन किया है वो उसमें ये आपको उसने जर्नल मैकेनिज्म बताया, लेकिन वो कहता है कि ये जो OH यहाँ पर हमने अडेप्ट किया है, अगर तो ये वीक बेस है, ठीक है, तो फिर तो ये आपको सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ही देगा। लेकिन अगर ये जो बेस है ये आपके पास स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लाइक आप कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो फिर ये बजाय इसके कि यहाँ पर आकर कार्बन, यहाँ पे कार्बन पर अटैक हुआ है ना इसका ग्रुप का, बजाय इसके कि कार्बन पर आकर अटैक करे, ये ग्रुप जो है ये इसके साथ जो बीटा हाइड्रोजन मौजूद है उसके ऊपर जाकर अटैक करता है, और उसके नतीजे में ब्रोमो ग्रुप तो लीव करेगा, लेकिन साथ में आपको जो है बीटा प्रोटॉन जो है वो रिमूवल हो जाता है, और आपको बीटा एलिमिनेटेड प्रोडक्ट या आपको एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलती है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट ये एक ही स्टेप में इन्होंने दिखाया हुआ है, हालांकि इसका आपने पहले ये इसमें कन्वर्ट होगा इसी तरह से टर्शरी कार्बोकेटाइन में, और फिर यहाँ पर जो अटैक है वो इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा है वहाँ पर होगा, और आपको ये आइसोब्यूटीन जो है प्रोडक्ट मिलती है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया और ब्रोमो ग्रुप। तो अब अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन देखें,
यहाँ पर आपके पास जो था वो रेट किसके इक्वलेंट था, K इंटू टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें सिर्फ जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन वो इन्वॉल्व है स्लो स्टेप में, जो कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो क्योंकि अब आपके पास एक ही जो है वो मौजूद है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, तो फिर आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट विच इज़ प्रेजेंट। तो उस पर ही ये चीज़ जो है वो बेस कर रही है। अब आपके पास नेक्स्ट चीज़ जो उसने बताई है वो क्या बताई है कि रिएक्शन स्टॉप्स बीइंग अ सब, और यहाँ पर हाँ ये नेक्स्ट वाले रिएक्शन में अब आपके पास दो चीज़ें इन्वॉल्व है ए रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में। तो यहाँ पर जो है कौन कौन सी चीज़, जो आपका सबस्ट्रेट है और बेस दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो दो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है एलिमिनेशन का। The reaction stops being a substitution and an alkene is formed instead। ठीक है, सब्सटीट्यूशन के बजाय अगर आपने कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है या वेरी स्ट्रॉन्ग बेस ली है, तो सब्सटीट्यूशन के बजाय आपको एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगी। Overall, HCl has been lost from the alkyl halide and reaction is called elimination। इसमें से निकली क्या चीज़ है, HCl जो है वो, यहाँ HCl इसलिए यहाँ पे HBr आप कह दें, Br ग्रुप लगा हुआ है तो HBr निकल गया, तो आपके पास जो है वो प्रोडक्ट जो मिलती है वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलती है। अब आपके पास इसका आगे से थोड़ा सा उन्होंने मैकेनिज्म बताया है कि एलिमिनेशन हैपन्स व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ कार्बन। वेरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अभी, कि अगर तो कार्बन पर अटैक होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगी, और अगर ये जो कार्बन के साथ इन्होंने आपको हाइड्रोजन लगा हुआ है इसके ऊपर आकर कमिंग ग्रुप जो है, जो भी न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक होता है, तो ये आपको एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा। ठीक है, द एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैपेंस बिकॉज द न्यूक्लियोफाइल इज बेसिक। और ये कब होगा एलिमिनेशन रिएक्शन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, क्योंकि वो कहता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेसिक है। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस है, बट बीइंग अ गुड बेस डज गेट इट समवेयर इन द एलिमिनेशन रिएक्शन because hydroxide is involved in rate determining step of the elimination, and so it appears in the rate equation। This is the mechanism of E2। E2 आपको पता है सेकेंड ऑर्डर इसमें है, दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक ही स्टेप होगा, और वो दोनों जो हैं कौन कौन से होंगे, एक ही स्टेप में ये सारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा और वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, और उसमें ना सिर्फ ये कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है बल्कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी या अटैकिंग ग्रुप भी इन्वॉल्व है। सो टू मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। The hydroxide is behaving as a base because it's attacking the hydrogen atom। अब देखो हाइड्रोक्साइड जो है ये न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है। अब क्योंकि यहाँ पर हम एक तो हमने स्ट्रॉन्ग लिया है, तो वो, और दूसरी बात ये कि वो अटैक कर रहा है बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, फिर हाइड्रोजन के ऊपर जो अटैक करेगा वो बेस है, और अगर वो कार्बन पे अटैक करता है तो फिर उसको हम न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। अब आपने बेस और न्यूक्लियोफाइल का भी आपने डिफरेंस जो है वो माइंड में रखना है। ठीक है, देन हाइड्रोजन एटम इज एसिडिक। क्यों हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन एटम जो है वो एसिडिक है, बट प्रोटॉन रिमूवल कैन अकर बिकॉज द ब्रोमाइड आयन इज अ गुड लीविंग ग्रुप। और प्रोटॉन रिमूवल जो है वो किस तरह से होता है, क्योंकि जो ब्रोमाइड है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो लीव करके चला गया। एज द हाइड्रोक्साइड अटैक द ब्रोमाइड इज फोर्स टू लीव। जैसे ही हाइड्रोक्साइड अटैक करेगा ब्रोमाइड जो है वो छोड़ के चला जाएगा, टेकिंग इट विद द नेगेटिव चार्ज। और जाहिर है ब्रोमो ग्रुप है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो अपना चार्ज अपने साथ लेके जाएगा। टू मॉलिक्यूल्स टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड दे आर इन्वॉल्व्ड इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ये आपको नजर आ रहा है इस इक्वेशन में कि दोनों ही एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, एक ही स्टेप है, वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। This means that the concentration of both appear in the rate equation. So reaction is the second order। ठीक है, and this mechanism for elimination is termed as E2, या दूसरा इसका क्या नाम है, एलिमिनेशन बाय मोलेकुलर। अब इसमें इन्होंने एक
बड़ा इंटरेस्टिंग नोट दिया हुआ है कि नो सब्सक्रिप्ट, यानी आप जब E2 लिखेंगे 2 को छोटा करके नहीं लिखना, ना इसको पावर बना के लिखना है सुपरस्क्रिप्ट, इक्वल साइज का। ठीक है, आगे आपके पास आ जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्यूटानॉल विद HBr। अब ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक, अभी हमने देखा है इसमें अब जो है अटैक कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर से ये मॉलिक्यूल इधर से लीव करेगा और आपके पास इसमें ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, OH जो है ये H के साथ ये H प्रोटॉन जो है यहाँ पर आएगा और OH2 यानी वाटर रिमूव हो जाएगा और आपको ये चीज़ मिल जाती है, फास्ट होगा और ब्रोमो ग्रुप अटैक टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, वही जो हमने सबसे पहला रिएक्शन कंसिडर किया था। अब इसी सबस्ट्रेट को अगर हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू करें तो फिर किस तरह से होगा, E1 ऑफ टर्शियरी ब्यूटानॉल इन सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रोटॉन जो है डेफिनेटली इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो प्रोटॉन जो है वो प्रोवाइड करेगा और वो प्रोटॉन इस उसी तरह से OH के साथ अटैक करेगा और वाटर बन के निकल गया। अब आपके पास उसी तरह से टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन गया। अब जब टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन गया, यहाँ पे इन्होंने इसको एक्सपेंड किया हुआ है। अब जब सल्फ्यूरिक एसिड में से प्रोटॉन निकल गया तो आपके पास बाकी जो चीज़ बचती है वो क्या है, बायसल्फेटाइन। अब बायसल्फेटाइन जो है ये कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, और ये बेस कहाँ पर अटैक करेगी, अब कहाँ पर अटैक करेगी, आकर जो एसिडिक प्रोटॉन है उसके ऊपर, यहाँ पर अटैक हो रहा है और इसके नतीजे में ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। आपको क्या मिलता है, अल्कीन प्रोडक्ट मिलती है। अब वो क्या कहता है कि नाउ HSO4 इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप में जस्ट उसकी आयनाइजेशन हुई है। ठीक है, आपको टर्शियरी कार्बोकेटाइन मिला है। अब वो कहते हैं कि पहले स्टेप के अंदर ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपके पास स्लो स्टेप है। तो कहता है बायसल्फेट इज नॉट इन्वॉल्व इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। HSO4 is not at all basic and only behaves as a base। ठीक है, वैसे तो सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक ही होता है ना, लेकिन यहाँ पर HSO4 जो है ये कॉन्जुगेट बेस के तौर पर एक्ट कर रही है बिकॉज ये क्या इसका काम है, इट रिमूव्स प्रोटॉन बिकॉज इट इज इवन मोर फीबल एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, the rate equation will not involve the concentration of HSO4 and the rate determining step is the same as that in SN1। ठीक है, बिल्कुल SN1 के मेथड पे चल रहा है क्योंकि इस तरह से लीव करके पहले जब चला जाता है आपके पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन या कार्बोकेटाइन जनरेशन होती है, तो ये आपके पास जो है SN1 में होता है, जो 2 स्टेप्स में होता है। यूनिमोलेकुलर लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्रोटोनेटेड टर्शियरी ब्यूटानॉल। ठीक है, दिस एलिमिनेशन मैकेनिज्म इज देयरफॉर कॉल्ड एज E1। 2 स्टेप्स में हो रहा है और इसको हम कहेंगे E1। अब ये मैंने जो 2 निशान लगाए हैं ये आपने इन 2 को आपस में जो है वो पैरेलल रखकर देखना है, इस रिएक्शन को और इसको, ये मैंने इसे लाइन लगा दी है। अच्छा, उसके बाद एलिमिनेशन इन कार्बोनिल केमिस्ट्री। अब E1 एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एस्टर हाइड्रोलिसिस। अब E1 किस तरह हो रही है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस में सबसे पहले आपके पास ये एस्टर का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब आपने इसके कलर्स के साथ इसको मैच करना है। ये आपके पास टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट है। एस्टर में आपके पास ये आपके पास अल्कोहल है, ये जो रेड कलर में शो किया हुआ है। ठीक है, ये आपके पास एथेनॉल दी हुई, अल्कोहल दी हुई, ROH। ठीक है, और इसके साथ आकर क्या चीज़ अटैच्ड हो गई है, एक तरफ OR ग्रुप है और एक तरफ O इसका अपना है। ठीक है, उसके साथ H लगा हुआ है, एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। इसकी जब प्रोटोनेशन होगी तो किस तरह से होगी, ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर जो लोन पेयर है ये इधर शिफ्ट करेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट, जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो डबल बॉन्ड जनरेट होता है। जब बॉन्ड करता है तो बॉन्ड मूव करता है तो फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ट्रेवल करेगा तो यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा। अच्छा, जब इधर आ जाएगा तो ये जो बॉन्ड है इसने इधर शिफ्ट करना है। जब यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की वैलेंसी
3 नज़र आ रही है। जब ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जब 1 होती है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जब 2 होती है तो वो न्यूट्रल होती है। यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी है। जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा इट मीन्स के बॉन्ड टूट जाएगा। सिंगल बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड शिफ्टिंग है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आती है वो किस तरह से आती है, जब ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा तो ये मॉलिक्यूल इससे अलग हो गया और ये पूरा पार्ट जो है ये टूट के अलग हो जाता है, ठीक है, ROH की फॉर्म में। बाकी आपके पास ये जो अल्कोहल मौजूद है इसके साथ ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ हाइड्रोजन उसी तरह से लगा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है। आप कलर से इसको मैच कर लीजिए। अब ऑक्सीजन की अगेन यहाँ पर 3 वैलेंसी नजर आ रही है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये वाला बॉन्ड मूव करेगा यहाँ पर, जब ये बॉन्ड शिफ्ट यानी ये टूट जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है, और जब ये मूव करेगा चार्ज आएगा और वो उसका न्यूट्रल हो गया। तो अब आपके पास जो है वो क्या चीज़ आ जाती है, जब ये ब्रेकअप हुआ है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एक नया आपको मिल रहा है कार्बोनिल ग्रुप और उसके साथ OH ऑलरेडी अटैच है और निकला क्या है RO और इधर से H, यहाँ पे ये ग्रीन कलर में जो आपको दिए हैं ना RO और यहाँ से H, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो ये आपको प्रोडक्ट मिल रही है और ROH रिलीज हो गया। अब ये इवन एलिमिनेशन है ड्यूरिंग एस्टर की हाइड्रोलिसिस में, ठीक है। ये आपको बाय कैप्शन पूछा जा सकता है कि जी आप कैसे इवन एलिमिनेशन शो करेंगे एस्टर हाइड्रोलिसिस में। तो आपने ये वाली इक्वेशन इसको आपने 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आ जाती है इवन एलिमिनेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग एनामीन फॉर्मेशन। तो वाटर की एलिमिनेशन जो है वो किस तरह से होगी, यहाँ पर किस चीज़ की एलिमिनेशन हुई थी, अल्कोहल की। ये आपको अल्कोहल एलिमिनेट होती हुई नज़र आ जा रिमूव होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर क्या चीज़ रिमूव होनी है, वाटर की ड्यूरिंग एनामीन फॉर्मेशन, और वाटर रिमूवल होगा और उसके नतीजे में डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। ये आपके पास जो है स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है और इसमें ये आपके पास 5 मेंबर रिंग है जिसमें नाइट्रोजन मौजूद है और इसके साथ इस तरह से ये ग्रुप्स लगे हुए हैं। फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होती है। प्रोटोनेशन जब होगी तो आपके पास ये ही जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके यहाँ पर आकर H आकर अटैच्ड हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी हो गई प्लस चार्ज आ गया, आपको ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर मिलता है। ये बॉन्ड उसी तरह से मौजूद है। फिर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट होंगे। जब लोन पेयर शिफ्ट करता है तो डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, पाए यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा यानी ये पूरा मॉलिक्यूल वाटर का यहाँ से रिमूव हो गया, ब्रेकअप हो गया। अब आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाता है। अब इसमें ये जो डबल बॉन्ड रिंग से बाहर है दोबारा रिंग की ये जो है इधर शिफ्ट करेगा तो नाइट्रोजन जब बॉन्ड शिफ्ट करता है तो चार्ज आ जाता है, तो चार्ज आएगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। नाइट्रोजन हमारी इस तरह से, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो आपके पास न्यू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाते हैं और वाटर रिमूवल हो जाता है। ये आप कलर से देख सकते हैं कि OH इधर से गया था और H इधर से गया। वाटर रिमूवल से आपको जो है वो एनामीन जो है वो प्रोडक्ट मिलती है। ये ईन ग्रुप है और ये अमाइन ग्रुप है, ठीक है। एनामीन आपको प्रोडक्ट मिल रही है। उसके बाद वो कहता है कि हाउ द न्यूक्लियोफाइल अफेक्ट्स द एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। अब हमें न्यूक्लियोफाइल कैसे फैसला करेगा कि मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेशन की होगी या मेजर प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन की, क्योंकि चल तो दोनों ही पैरेलल रही हैं, लेकिन उनमें से कौन सी जो आपको प्रोडक्ट है, कौन सा जो है वो न्यूक्लियोफाइल वो किस तरह से अफेक्ट करेगा या क्या कंडीशंस होंगी कि आपको एलिमिनेशन प्रोडक्ट मेजर मिले और कौन सी होंगी जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मिले। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये इट्स बेटर कि आप इसको एक कागज़ के ऊपर भी कॉलम बना लें और इनको कंपेयर करते जाएं। अब सबसे पहला जो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है इस फिनोमेना को कि एलिमिनेशन मेजर होगा कि सब्स्टिट्यूशन, वो बेसिसिटी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो कहता है कि वो अटैक करेगी प्रोटॉन्स पे। इट इज़ जनरली ट्रू दैट द मोर बेसिक द न्यूक्लियोफाइल द मोर लाइकली एलिमिनेशन इज गोइंग टू रिप्लेस सब्स्टिट्यूशन। जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा
और जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल बेसिक होगा उतनी ही एलिमिनेशन ज़्यादा होगी और वो से रिप्लेस कर देगी सब्स्टिट्यूशन को एज द मेन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। आगे आपके पास इसकी एग्जांपल्स हैं। ये दो अलग अलग रिएक्शंस दिए हुए। पहला आपको दिया हुआ है वीक बेस की मौजूदगी में क्या होगी प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब ये आपके पास टर्शरी अल्काइल क्लोराइड मौजूद है और फर्स्ट स्टेप में किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्लोरो ग्रुप लीविंग ग्रुप लीव कर गया, ये आपको टर्शरी कार्बोकेटाइन मिला, एथेनॉल का अटैक हुआ और इसमें से उसने कार्बन के ऊपर अटैक होगा और इसमें ये इसके साथ जो है वो आकर अटैच हो गया और हाइड्रोजन जो है ये वाला निकल गया। ये इस पाथवे के थ्रू ये सारे इसके स्टेप्स दिए हुए SN1 के और ये उन्होंने डायरेक्ट दे दिया। अब इसमें pKa जो है वो आपके पास -7। अब यानी ये जो आपके पास 7 ही आप कंसिडर कर दे, माइनस लेंगे तो फिर आप परेशान होते रहेंगे। तो यहाँ पर आपके पास वीक बेस है, ठीक है, प्लस अब फ्यू एलिमिनेशन। अब देख लें यहाँ पर इन्होंने वही बात कही हुई है कि 100% नहीं होगी सब्स्टिट्यूशन, कुछ ना कुछ एलिमिनेशन भी होगी। अच्छा नेक्स्ट आप देखिए, अगर आपके पास जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो फिर आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो एलिमिनेशन मिलती है। वही स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर था टर्शियल अल्काइल हैलाइड का। अब यहाँ पर अटैकिंग ग्रुप जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वो आकर प्रोटॉन पर अटैक करेगा और यहाँ पर आपको एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगी। अब यहाँ पर pKAH कितनी आपको दी हुई है, 16 दी हुई है, स्ट्रॉन्गली बेसिक कंडीशंस है। ये डायरेक्ट रिएक्शन दिया हुआ है, ये उसके स्टेप्स दिए हुए। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजंस, ये आपने बहुत अच्छी तरह से करने हैं। साइज, साइज कैसे फैसला करेगा कि एलिमिनेशन आपको मिलेगी प्रोडक्ट में या सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले वो कहता है फॉर अ न्यूक्लियोफाइल द अटैकिंग कार्बन मींस स्क्वीजिंग पास्ट इट्स सब्स्टिट्यूएंट। अटैकिंग कार्बन का मतलब है कि उसके अगर कार्बन के ऊपर अटैक हो रहा है तो उसके जो सब्स्टिट्यूएंट है वो स्क्वीज हो जाएंगे, यानी स्टीरिक हिंड्रेंस की मतलब जब अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा तो वो फिर कार्बन जो है उसके जो बॉन्ड्स हैं वो स्क्वीज हो जाएंगे, यानी वो इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। और and even for unhindered primary alkyl halide there is still one alkyl group attached। और क्योंकि वो सारे पुश अप हो जाएंगे नीचे की तरफ, तो वो क्या कहता है, अगर अनहिंड्रेड जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है देयर इज स्टिल वन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड, और वहाँ पर जो है एक अल्काइल ग्रुप अभी भी अटैच्ड है। दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट SN2 इज सो स्लो ऑन द हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड। यानी अगर आपके पास जो अल्काइल हैलाइड है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस मौजूद है तो फिर SN2 जो है वो स्लो होगा, ठीक है। द न्यूक्लियोफाइल हैज डिफिकल्टी इन गेटिंग टू द reactive center, getting at more exposed hydrogen atom in the elimination reaction is much easier। अब ये आपको बेहतर समझ आती है कहाँ से, इसके स्ट्रक्चर से। अब ये आपके पास जो एक अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल मौजूद है, स्मॉल अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो सब्स्टिट्यूशन होगी। KOH के केस में OH आपके पास एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, छोटे से साइज का है। जब ये ब्रोमो ग्रुप है इसके साथ इसी कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं, हाइड्रोजन भी छोटे हैं, ब्रोमो ग्रुप ये नीचे की तरफ पुशअप होगा तो यहाँ पे जगह बन जाएगी OH के अटैक के लिए, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाती है। अब अगर आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो लार्ज है, लाइक पोटाशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, पोटाशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, ये आपके पास है, तो अब ये जब आयोनाइज होगा पोटाशियम रिलीज करेगा, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आपके पास जो है वो अटैकिंग ग्रुप के तौर पे आता है, वही सबस्टेट है। अब ये कितना बड़ा ग्रुप है, यहाँ पर एकोमोडेट करना इसको आसान नहीं है इसके लिए, तो कार्बन पर अटैक जो है वो बहुत थोड़ा सा होगा, यानी माइनर, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई किसी किस्म की इस तरह से हिंड्रेंस जो है वो मौजूद नहीं है। जब हिंड्रेंस मौजूद नहीं है तो ये उसको आसानी से अप्रोच कर सकता है, तो बजाय इसके कि इस कार्बन के ऊपर आकर अटैक हो, इस हाइड्रोजन के ऊपर आकर अटैक हो जाएगा। तो अगर लार्ज न्यूक्लियोफाइल हैं तो वो फेवर करेंगे एलिमिनेशन को। क्यों? क्योंकि अगर बेशक कार्बन जो है वो क्राउडेड है या
उसके पास जो है वो ज़्यादा ग्रुप्स मौजूद हैं, अगर जो वो नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं अटैकिंग ग्रुप की वजह से, बट स्टिल जो है ना आपके पास जो अटैक होगा वो प्रोटॉन के ऊपर ही होगा। ठीक है, आसानी से होगा क्योंकि वहाँ पर स्टीरिक हिंडर्स जो है वो मौजूद नहीं है। उसके बाद और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं एलिमिनेशन को, उसमें आपके पास टेम्परेचर, अभी हमने बेस की स्ट्रेंथ की है, साइज ऑफ द न्यूक्लियोफाइल किया है, और अब हम कर रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि रिएक्शन को डिसाइड करने के लिए कि वो किस एलिमिनेशन आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगी या सब्स्टिट्यूशन। तो अब इसमें हाई टेम्परेचर पर उसने कहा है कि एलिमिनेशन होगी, और लो टेम्परेचर पर अगर रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो फिर सब्स्टिट्यूशन होगी। अब इसमें टू मॉलिक्यूल्स जो है एलिमिनेशन में मौजूद हैं। इन अ सब्स्टिट्यूशन टू मॉलिक्यूल्स फ्रॉम टू न्यू मॉलिक्यूल्स, द टू रिएक्शन डिफर्स देयरफॉर इन चेंज इन एंट्रोपी। अब फ़र्क क्या है इन दोनों का, एंट्रोपी चेंज में एंट्रोपी जो है वो डिफरेंस है। डेल्टा एस इज ग्रेटर फॉर एलिमिनेशन देन फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो जो एलिमिनेशन में चेंज इन एंट्रोपी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये आपके पास एक बड़ी ही मशहूर व मारूफ आपके पास इक्वेशन है, तो गिब्स फ्री एनर्जी की। तो इसमें वो क्या कहता है कि रिएक्शन इन विच डेल्टा एस इज पॉजिटिव इज मोर एक्सोथर्मिक एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो फिर रिएक्शन ज़्यादा जो है वो एक्सोथर्मिक होगा, और एलिमिनेशन जो है वो फेवर हो जाएगी हाई टेम्परेचर पे। दिस इज इंडीड द केस। मोस्ट एलिमिनेशन यू विल सी आर कंडक्टेड एट रूम टेम्परेचर और अबव। ठीक है, रूम टेम्परेचर से अबव पे ही एलिमिनेशन होती है, और सब्स्टिट्यूशन में आप उसको टेम्परेचर को डाउन करते हैं। टू समराइज दीज थ्री इफेक्ट्स, अब ये आपके पास टोटल कंक्लूजन है कि सारी डिस्कशन से अब हमने क्या नतीजा निकाला है। न्यूक्लियोफाइल्स दैट आर स्ट्रॉन्ग बेस दे फेवर एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। वो न्यूक्लियोफाइल जो कि स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो एलिमिनेशन कॉज करेंगे बजाय इसके कि वो सब्स्टिट्यूशन कॉज करें। न्यूक्लियोफाइल्स दैट आर बल्की वो स्टीरिक हिंडर्स की वजह से एलिमिनेशन जो है वो प्रेफर करेंगे। हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। यानी अभी तक हमने जो पढ़ा है एग्जांपल्स के साथ, उन सब का निचोड़ यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है E1 and E2. E1 and E2 mechanisms. E1 describes the elimination reaction in which rate determining step is unimolecular. ये 1 और 2 जो है ये इसकी मोलिकुलरिटी को शो कर रहे हैं। यूनिमोलेकुलर है तो वो E1 है। ठीक है, और इसमें जो है वो इट डज नॉट इन्वॉल्व द बेस। दो स्टेप्स में जाकर होगा, और इसमें जो आपके पास फर्स्ट स्टेप है उसमें बेस इन्वॉल्व नहीं है। Leaving group leave in this step and the proton is removed in a separate second step. Second में आकर proton removal होता है, first step में नहीं होता, इसलिए उसकी molecularity और order जो है वो 1 है। जनरल मैकेनिज्म आ गया, वो क्या है, ये आपका जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है फर्स्ट स्टेप में रिमूवल लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, ये स्लो है और यही रेट डिटरमिनिंग। आपको ये प्रोडक्ट मिल गई, इस रिएक्शन के अंदर कहीं पर भी बेस मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है। अगले स्टेप में बेस आकर इस बीटा प्रोटॉन पर अटैक करेगा और आपको एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगी। तो जो पहला स्टेप है वो किसके इक्वल, वो किसके ऊपर बेस कर रहा है, अल्काइल हैलाइड के ऊपर। E2 describes the elimination that has a biomolecular rate determining step and must involve the base. और E2 में आपके पास बायोमोलेकुलर है और उसमें बेस डेफिनेटली, क्योंकि एक ही स्टेप है उसी में बेस आ जाएगी और वो उसमें इन्वॉल्व होगी। लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप इज साइमल्टेनियस विद द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन बाय द बेस। उसी वक्त में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो रहा है और उसी वक्त में लिविंग ग्रुप भी लीव करके जा रहा है, तो दोनों बातें एक साथ ही चल रही हैं। जनरल मैकेनिज्म फॉर E2, ये अब बेस है, कहाँ पर आकर अटैक कर रहा है, ये बीटा हाइड्रोजन या प्रोटॉन के ऊपर अटैक कर रहा है और साथ ही लिविंग ग्रुप लीव करके जा रहा है। तो एक ही स्टेप में जो है वो अल्काइल हैलाइड एज वेल एज जो बेस बोथ आर इन्वॉल्व, तो आपके पास E2 रिएक्शन हो जाता है। दिस इज द एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। Here are the number of factors which affect whether an elimination goes by an E1 or E2 mechanism. One is
immediately obvious from the equations. Only E2 is affected by the concentration of base. E2 जो है वो बेस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में बेस मौजूद है. So higher the base concentration, E2 is favored, and the rate of an even reaction is not even affected by what base is present. और रेट ऑफ E1 रिएक्शन जो है उस पर हरगिज इस चीज़ का असर नहीं पड़ेगा कि बेस जो है वो कौन सी मौजूद है या नहीं, वट एवर, क्योंकि उसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में वो चीज़ नहीं है. सो E1 इज जस्ट लाइकली विद द वीक एज विद स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, तो E1 जो 2 स्टेप्स में हो रहा है वो उसमें बेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में वहाँ पर मौजूद नहीं है. ठीक है, इम्पोर्टेंस मतलब ये तो डिटरमिन करेगा कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है या एलिमिनेशन हो रहा है, लेकिन इसके अलावा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में वो इन्वॉल्व नहीं है, उस पर अफेक्ट नहीं यहाँ पे कर रहा, उसकी काइनेटिक्स पे अफेक्ट नहीं कर रहा. वाइल E2 गोज फास्टर विद स्ट्रॉन्ग बेस. अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर E2 फास्टर हो जाएगा टू सी अ स्ट्रॉन्ग बेस, और आपको क्या मिलेगा? आपको स्ट्रॉन्ग बेस एट वट एवर कंसेंट्रेशन विल फेवर E2 ओवर E1. तो इसकी जो कंसंट्रेशन है उस पे हमें डिपेंड करेगा कि रिएक्शन तेज़ हो रहा है अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर वीक हो रहा है तो फिर वो आपके पास स्लो स्लो रिएक्शन आपके पास होगा. ठीक है, तो E1 और E2 की डिटर्मिनेशन में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है. इफ़ यू सी अ स्ट्रॉन्ग बेस बीइंग यूज्ड फॉर एन एलिमिनेशन, इट इज सर्टनली एन E2. अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर E2 होगा. टेक द फर्स्ट एलिमिनेशन इन दिस चैप्टर एज एन एग्जाम्पल. जो पहली एलिमिनेशन रिएक्शन है उसको आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लें. यहाँ पर आकर हम अपना लेक्चर जो है वो कंप्लीट करते हैं.